नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जैसा हम सभी जानते हैं, नीट यूजी 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ नीट यूजी टॉपर कृष्णमूर्ति स्टूडियो में मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा यही आपसे, कैसी फीलिंग्स थी जब आपने रिजल्ट देखा? आपने खुद देखा या किसी ने आपको बताया, और वो क्या मोमेंट था? रिजल्ट मेरा तो मैंने खुद ही देखा है, पर मुझे पता किसी और से चला कि रिजल्ट आ गया है। अच्छा लगा और मैंने सबसे पहले तो अपने घर पे कॉल किया, अपने पेरेंट्स को बताया। हम कहीं घूम रहे थे, पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने उनको बताया, वो भी बहुत खुश हो गए, मैं भी खुश था। फिर इंस्टीट्यूट में कॉल किया, हमारे सर लोगों को बताया, तो वो भी बहुत खुश थे सब। तो कृष्णमूर्ति, आपको पहले से पता था कि आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे? हाँ, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद में प्रोविजनल आंसर कीज़ और एलन की जो आंसर की है उससे चेक करने से आइडिया तो था ही कि इतने नंबर आएंगे, लेकिन कंफर्मेशन जब वो ऑफिशियल रिजल्ट आता है तो उसकी एक अलग खुशी थी जो हुई। ओके, तो आपके कोई फ्रेंड्स भी है जिसके साथ आपने इस बारे में डिस्कस किया? आपने बताया कि मैंने जो आंसर किया है उसमें मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कोई और फ्रेंड्स भी थे जिनका आपको लगा कि इनके भी इतने नंबर आ सकते हैं? हाँ जी, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी कोचिंग में मेरी बैच में था, उसके भी हमने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सब सेम अटेम्प्ट किया था और हमारे मार्क्स भी सेम आ रहे थे। सबसे पहले मैंने उसी से क्रॉस वेरीफाई किया था आंसर की से चेक करने से पहले। कृष्णमूर्ति, इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ पूछेंगे हम आपसे, लेकिन पहला ये कि सबसे पहले आपकी फैमिली से शुरुआत करते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके फादर क्या करते हैं? जी, मेरी फैमिली में अभी 5 लोग हैं। मेरी दादी, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी एक छोटी बहन है और मैं। तो मेरे पिताजी एक बिजनेस पर्सन है अकोला में, और मेरी मम्मी कॉलेज में एक लेक्चरर है। मेरी बहन 9th क्लास में है और वो भी एलन में ही पढ़ रही है, और मेरा नीट हो गया। सबसे पहले डॉक्टर बनने का आपने कब सोचा, कब आपको लगा कि मुझे नीट क्रैक करना चाहिए और मुझे डॉक्टर बनना है? बचपन से तो बहुत सारे अलग अलग सपने रहते हैं कि कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन डॉक्टरी करने का सपना सबसे पहली बार 8th में देखा था। ऐसा लगा था कि भाई नीट एग्ज़ाम इतना फैसिनेटिंग है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, और जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन रहता है उसमें आप लोगों की सर्विस करते अपना काम करते करते ही, तो तब एक आइडिया प्लांट हो गया था मन में कि नीट एग्ज़ाम करना है, और फिर उसके बाद में प्रिपरेशन शुरू हो। ओके, तो डॉक्टर बन के आप देश की सेवा करना चाहते हैं? कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपने अपने आस पड़ोस में, अपने घर पे कहीं देखा, आपको लगा कि वो डॉक्टर जो है उनका बहुत नाम है, या वो कितनी सेवा कर रहे हैं, वो लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा बनना चाहिए? मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है जो उनके स्कूल में बैचमेट थे। वो बहुत ही ऑर्डिनरी एक फैमिली से थे, मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना है मेरे पिताजी से कि उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल करके सब खुद सेल्फ डिपेंडेंट रह के पढ़ाई भी की, और बाकी सारी चीज़ें भी अलॉन्ग विद पढ़ाई मैनेज की, और उसके बाद में उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आज। 4 हॉस्पिटल्स हैं उनके, और वो उनके पास में अब पैसा इतना है कि अब वो जिनको ज़रूरत है उनका वैसे ही बिना पैसे लिए फ्री में इलाज कर देते हैं। तो वो मुझे एक अच्छा लगा, वो एक मेरे आइडल थे जिनको मैंने फॉलो करके ये प्रोफेशन बेटर करने की सोचा। इंस्पायर हुए आप उनसे, आपको लगा कि वो इन लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की हेल्प तो ऐसे कर रहे हैं कि अब इलाज करते हैं तो पैसे भी नहीं लेते, तो ये वाकई बहुत ज़रूरत भी कह सकते हैं कि हमारे समाज में। आपने, जैसे आपने बताया कि 8th क्लास से अब तक आपके दिमाग में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए कि मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, फिर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी सोसाइटी में, और फिर आपने डिसाइड किया कि फाइनली मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम जाके स्टडी कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे सपनों को उड़ान कौन सा ऐसा संस्थान है जो दे सकता है। तो एलन आपने क्यों चुना, और एलन के बारे में कहाँ से आपको पता चला? सबसे पहले मैंने एलन में एनरोल किया था 7th क्लास में DLP, और वो मुझे तो मेरी मम्मी से पता चला, अब उनको शायद किसी फ्रेंड वगैरह से पता चला हो। मैंने DLP में एनरोल किया, खुद से थोड़ा सा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। एलन एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट था, तब तो समझ में ही नहीं आया कि इतना बड़ा है एलन, लेकिन मैं पढ़ते गया। फिर 8th और 9th क्लास में मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए ओलंपियाड्स के, और 10th क्लास में मैंने ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स किया था एलन का।
फिर 11th क्लास में जब मुझे लगा कि नीट के लिए कोचिंग करना है, तो एलन का सेंटर हमारे शहर में नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने शहर छोड़ के बाहर जाना चाहिए, जो नागपुर में सेंटर था वहाँ पढ़ने जाना चाहिए क्या। उसके ऊपर बहुत कंटेम्पलेशन चला मेरा और मेरे फैमिली के बीच में, और बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत इंक्वायरीज करने के बाद में, और एलन ने भी एक बहुत अश्योरेंस जो दिया हमें, तो उसके बाद में हमने डिसीजन बनाया कि हमें नागपुर जाना है पढ़ने के लिए, और वैसे करके मैं नागपुर गया। ओके, तो पहला इंप्रेशन कैसा था जब आप एलन नागपुर गए? पहला इंप्रेशन मेरा बहुत ही एक फैसिनेटिंग था। मैंने कभी कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट देखा ही नहीं था। मैं मेरे यहाँ पे कोई लोकल कोचिंग में जाता था तो वहाँ पे 10-20 बच्चे, 50 बच्चे, बस उतने ही देखता था। यहाँ पे इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा सिस्टम, अलग अलग चीज़ें हो रही है जो मैंने किसी कोचिंग में पहले कभी होते हुए नहीं देखा था। तो वो बहुत ही एक अनरियल सा एक्सपीरियंस था, पर अच्छा था। एलन से अब तक की अगर आपकी जर्नी की बात करें तो वो कैसी रही और क्या कुछ नया आपने सीखा? आपको लगता है कि एलन में आने के बाद में ये मुझ में बदलाव आया और ये नई चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी? एलन में आने के बाद में बहुत बदलाव आया मेरे अंदर। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एलन के साथ में। मैं जितने भी 2 साल एलन में पढ़ा ऑफलाइन, मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ तो कोई तकलीफ़ हो रही है मुझे। पढ़ाई वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से करा ही दिया था, और उसके अलावा भी जो दूसरी चीज़ें होती है, जो अकोमोडेशन होता है, जो ट्रैवल होता है, उस सब की अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए मुझे तकलीफ़ कभी नहीं हुई। मुझे पढ़ने के लिए एक जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छे से मिल रहा था एलन के अंदर। और जब मैं एलन में आया तो मुझे समझ में आया कि प्रोफेशनलिज्म कैसा रहता है। जब मैंने यहाँ पे फैकल्टीज़ को देखा, बाकी स्टाफ को देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि दुनिया ऐसी चलती है। एकेडमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो उससे आप एलन के एकेडमिक सिस्टम से कितने प्रभावित है? क्या चीज़ आपको अलग लगती है एलन का? देखिए, पढ़ाते तो सभी है। एलन के फैकल्टीज़ नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो एक स्टडी मटेरियल है, जो एक टेस्ट लेने का पैटर्न है, और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेवल्स में चलता है, और बच्चों को टाइमली उनका जो भी प्लान है वो उससे काम कराया जाता है, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। मतलब डिलेज और पोस्टपोनमेंट्स ये सब बहुत ही कम, नहीं के बराबर ही थे। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो मैनेजमेंट रहता है। ओके, इसके साथ ही डाउट सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है, तो हर किसी ने यही कहा है कि सबसे प्लस पॉइंट जो है वो एलन का ये है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उसके बाद आपने क्लियर किया? हाँ, मैं कोशिश तो ये करता था कि जो डाउट्स है वो पहले मैं खुद ढूंढूं, क्योंकि ये हमें सारी बोलते थे कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और मैं ट्राई करता था खुद सर्च करने की, और नहीं आए तो फिर सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में उनको फ़ोन वगैरह पे पूछ लो डाउट। तो वो तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं गया, डाउट मेरे क्लियर ही हुए हमेशा, कोई पेंडिंग नहीं रहा डाउट उसका। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, आपकी स्टडी की बात करते हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है और क्यों पसंद? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा वैसे बायोलॉजी है, पर फिज़िक्स में भी मुझे जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है वो बहुत पसंद है। ओके, तो अगर सिस्टम की जिस तरह की आपने यहाँ पे बताया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है, पढ़ाई जब आप करते थे तो जो आपको सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है उसको सबसे पहले पढ़ते थे, या क्या आप ऐसे सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते थे कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है? तो वो आपका जो डेली का रूटीन रहता था, उसके साथ साथ जो आपका स्टडी मटेरियल था, इसको आप कैसे फोकस करते थे, इस पर कैसे स्टडी करते थे? तो सबसे पहले तो मैं जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो कोशिश करता था कि सेम डे पढ़ लूँ, और उसके लिए मैं एलन के मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लूँ सेम डे, ऐसा मैं कोशिश करता था। और प्रायोरिटी वाइज तो मेरी डेली प्रायोरिटी सब्जेक्ट की चेंज होती रहती थी। अगर किसी दिन मुझे लगा कि मुझे पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं वो पढ़ लेता था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बायोलॉजी हमेशा पहले पढ़ूँ, पर मैं दिन के शुरुआत में दिन का पूरा प्लान एक छोटे से पेज पे लिख लेता था, एक छोटी सी डायरी में, और उसके अंदर लिखा रहता था कि सभी सब्जेक्ट्स में मुझे क्या क्या करना है। और फिर वो एक चेकलिस्ट की तरह रहता था कि दिन ख़त्म होते होते मैं उसके अंदर देखूँगा कि मैंने क्या क्या किया है, और दिन के दौरान में मुझे सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े कि मुझे क्या करना है आज। तो कितने बजे उठते थे आप सुबह? मैं 4 से 5 बजे के बीच में उठता था सुबह, और मैं सुबह ही पढ़ने में बिलीव करता हूँ, रात में मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ता था, फिर फ्रेश होके तैयार होके इंस्टीट्यूट जाता था। अगर मॉर्निंग में क्लास रहे तो मॉर्निंग में पहले क्लास अटेंड करता था, फिर लंच करके
सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट में ही करता था, या इवनिंग में क्लास रहे तो फिर मॉर्निंग में पूरा दिन इंस्टीट्यूट में सेल्फ स्टडी करके इवनिंग में क्लास करके फिर वापस आ जाता था। कृष्णमूर्ति, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हम सबके साथ होता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं कई बार हम बहुत नर्वस होते हैं, हमें बहुत डर लगता है कि आज का जो मेरा टेस्ट था वो बहुत अच्छा हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या कुछ नंबर मेरे कम आए तो ऐसे डर लगता है कि एक तो हम फैमिली से इतनी दूर आके स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से सपना भी हमारा इतना बड़ा है। तो वो अप एंड डाउन जो आते थे, जब आप नर्वस होते थे, लो फील करते थे, उस टाइम क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी? कैसे आपने खुद को संभाला? सबसे बड़े मेरे कोई सपोर्ट सिस्टम थे इस पूरी जर्नी में, तो वो थे मेरे पिताजी। उन्होंने मेरी पूरी तैयारी में मेरा हमेशा साथ दिया, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। वो मुझसे ज़्यादा नीट के बारे में रिसर्च खुद करते थे और फिर मुझे बताते थे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। मेरी पूरी रिपोर्ट उनके पास में हमेशा रहती थी, तो जब भी कभी मुझे ऐसे लो मोमेंट्स आते थे तो मैं मेरे पिताजी को ही फ़ोन करता था, उनसे बात करता था, वो मुझे समझाया करते थे। इवन डिस्ट्रैक्शंस भी कभी आए तो उसके लिए भी वो मुझे प्यार से समझाते थे। और फिर एक जो मेरा बॉन्डिंग था वो उनसे इतना अच्छा है कि मैं उनकी बात एक बार में समझ भी जाता था, सुन भी लेता था, उनको दूसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है मेरी प्रिपरेशन। लाखों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसके बाद में जब कुछ स्टूडेंट्स टॉप करते हैं तो समझ सकते हैं कि उनकी खुशी कितनी बड़ी होती है। आप उनमें से एक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी कृष्णमूर्ति की तरह बने, वो भी टॉप करें, वो भी देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप सबके लिए आइकन बन गए हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपके खुद का आइकन कौन है? क्या आपने कभी जहन में ऐसा आया कि मुझे उस इंसान की तरह बनना है? उनकी क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करी? अच्छा तो बहुत लगता है जब इतने सारे बच्चों में टॉप करता हूँ। तो मैं जब इंस्टीट्यूट गया रिजल्ट के बाद में, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स इतने सारे थे जो आके पूछ रहे थे कि भैया पढ़ाई कैसे करें, भैया कुछ गाइड कीजिए। तो वो अच्छा लगता है। बहुत ही हेक्टिक भी था जब मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। मुझे लग रहा है कि भाई बच्चों के अंदर भी जुनून है जो बिल्कुल। और ऐसा करना कि चाहते हैं। कल तक मैं इन सब के साथ था, हाँ, मैं भी इस लोगों में था और आज मैं बिल्कुल अलग हूँ। वो लगता ही है। मैं एक सपना देख के आया ही था। जब मैं 9th क्लास में था तब मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं पता था, सिलेबस क्या रहता है, पढ़ते कैसे हैं, लेकिन तभी मैंने सोचा था कि 720 लाना है। जब मैं पहली बार मेरे फैकल्टीज से मिला एलन में, तो मेरे फिजिक्स के ही सर, उन्होंने पूछा मुझे कि भाई तेरा टारगेट क्या है, क्या रैंक चाहिए। मैं कहा सर रैंक तो अपने हाथ में नहीं है, मार्क्स हाथ में है, 720 लाने हैं सर। सर को तब लगा कि शायद ये बच्चा कुछ कर सकता है, और फिर मैंने भी उसके पीछे मेहनत की। तो वो बहुत एक पॉजिटिवली मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जो रिजल्ट आने के बाद में मेरे साथ में हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो आपने बताया कि इतने सारे स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे मिले, तो उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें? हालांकि आपने सही कहा कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ पूछा तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ, क्योंकि कल तक मैं खुद इनके साथ था, लेकिन अब आप उनसे अलग हैं, उनसे आगे हैं, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कैसे फोकस करें, क्या रूटीन बनाएं कि वो भी आपकी तरह बने? रूटीन तो मैं मानता हूँ कि जो ऑर्डिनरी एक स्टूडेंट का रहता है पढ़ने का, वो ही रहा तो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि हम लोग कोई स्पेशल लोग नहीं है, हमने भी सुबह उठते हैं, सब काम करते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं। तो आप रूटीन नॉर्मल रखिए, लेकिन मेन बात है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जिसे कहा जाता है, कि आप पूरे इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इमोशंस बहुत एक रोलर कोस्टर की तरह होता है वो, तो उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी अच्छे मार्क्स आए तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और कभी आपके कम मार्क्स भी आ गए तो आप लो ना फील करें। आपको एक न्यूट्रल स्टेट में लगे रहना है, ताकि आप लास्ट डे तक अपना बेस्ट दे पाए। और फिर वो एग्ज़ाम जो 3 घंटे 20 मिनट के लिए हम इतने 2 साल मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कंसिस्टेंसी जब रहती है तब वो बहुत ही अच्छा साबित होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कृष्णमूर्ति ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि बैकलॉग से बहुत परेशान
परेशान हो जाते हैं। किसी के घर में कोई फंक्शन था, कोई बीमार हो गया, ना चाहते हुए भी कैसे ना कैसे उसकी 1-2 दिन की क्लास मिस हो गई, और उसके बाद में जब वो दोबारा क्लास लेने के लिए आता है तो उसे लगता है कि 3-4 दिन का मटेरियल मैंने मिस कर दिया, और उस बैकलॉग की वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। तो अगर आपके टाइम में ऐसा कुछ हुआ है तो कैसे आपने मैनेज किया? सबसे पहली बात तो मैंने बैकलॉग्स ही नहीं तैयार होने दिए, और मैं किसी को भी रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ रहे हैं तो बैकलॉग्स ना तैयार होने दें। जो ऐसी चीज़ें आती है जैसे फैमिली फंक्शंस वगैरह, तो मैंने फैमिली फंक्शंस में जाना ही बंद कर दिया था। मैं दोस्तों से ही बात करना, हाँ वो एक तरह का सेक्रीफाइस ही था। मैंने वो सब बंद कर दिया था, मैं किसी से टच में नहीं था, मैं सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी दादी और मेरी बहन से ही कॉन्टैक्ट में था। और बाकी जो तबीयत के रीजंस रहते हैं, कभी कभी अच्छी नहीं रहती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करता था कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। मैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए जो एक खाना पीना है वो अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। पूरे 2 साल में मैं सिर्फ 2 बार बीमार हुआ था, वो भी छोटा सा वायरल था जो 1 दिन में ही ठीक हो गया था। उसके लिए मैंने क्लास वगैरह कोई मिस नहीं की थी। और ऐसी चीज़ों के लिए आप क्लास जाइए, अटेंड कीजिए। आपको नहीं भी समझ रहा है कुछ तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही ग्रास्प कर लीजिए। एटलीस्ट ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरा बैकलॉग तैयार हो गया, डिमोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि क्लास मिस ना कीजिए। और ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन जो टीचर ने पढ़ाया है उसी दिन शाम को जैसे आपकी क्लास खत्म होती है उसे रिवाइज करें। जी जी बिल्कुल, वो सेम डे पढ़ने की वजह से ही फिर पीछे अक्यूमुलेट नहीं होता है। आप उसको रोज़ रोज़ कवर करते जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा कृष्णमूर्ति, आपकी बहुत मेहनत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, आपने बताया आपके फादर जो है वो एक तरह से आपकी आइकन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें टीचर्स की या सिस्टम की, आपकी मेहनत है, पेरेंट्स ने माहौल दिया, पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, इन दोनों के साथ साथ आपको क्या लगता है कि एक टीचर का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है? या कुछ बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है आप अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरा टीचर ही समझ सकता है, मेरा मेंटर ही समझ सकता है, तो उस दरमियान आपने कैसे एलन से हेल्प ली और कैसे आपको सपोर्ट किया है? तो मेरे पिताजी तो मुझसे दूर थे, मैं घर से दूर था, तो सब फोरग्राउंड पे तो मैं ही था। अब बैक स्टेज पे मेरे फादर और फैकल्टीज़, इन लोगों ने जो काम किया है वो उसी की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ पहली बात तो। और जितनी भी मुझे अब दूर था तो वो मुझे सिर्फ वर्बली समझा सकते थे, या मतलब वही चीज़ें जो वो सिर्फ बोल के ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। मुझे जब कोई ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई चाहिए रहता था तो उसके लिए मेरे एलन के टीचर्स बहुत हेल्प करते थे। इवन सब्जेक्ट रिलेटेड भी जो डाउट्स थे, सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपने टीचर्स को पूछता था, गाइडेंस वगैरह कैसे रिवाइज करें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे बाकी चीज़ें स्ट्रेटजीज वगैरह, वो सब मैं अपने टीचर्स को ही पूछता था। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, उन्होंने समय हमेशा बहुत दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे कह दिए कि भाई बाद में आना मेरे पास में। समय हमेशा पूरा मिला है और गाइडेंस भी बहुत अच्छा मिला है। उसकी वजह से ही मैं उन सब गाइडेंस को इंटीग्रेट करके ही मैंने जब एक खुद का नया प्लान बनाया, उससे ही शायद उसको पॉसिबल हुआ। क्योंकि कह सकते हैं कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन गाइडेंस भी मैटर करती है। जी जी बिल्कुल सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगी तो आप और जल्दी अपने सपने पूरे करेंगे। अच्छा, फ़ोन यूज़ करते हैं? मैं एग्ज़ाम के बाद में तो यूज़ करना शुरू कर दिया। एग्ज़ाम के टाइम पे जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने स्मार्टफोन नहीं रखा था अपने पास में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक छोटा सा जो बटन वाला फ़ोन रहता है नोकिया का, वही दिया था, वो भी सिर्फ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए उनसे। और मैं कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं यूज़ करता था। ऐसे होता है ना बहुत बार कि ठीक है मैं बहुत सारा मैंने पढ़ लिया, बहुत सारा अब ऐसे मन कर रहा है कि थोड़ा रील चला लेता हूँ या मैं फ़ोन देख लेता हूँ या इंटरनेट पे कुछ भी। और आज की जनरेशन में शायद ऐसा बहुत कम है, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो दूर रह पाए फ़ोन से। तो खुद को आपने कैसे मैनेज किया और कैसे ये डिस्टेंस रखा आपने कि नहीं मुझे फ़ोन नहीं चलाना, मुझे स्टडी करनी है, और अगर मुझे कभी ऐसा लग भी रहा है मैं स्टडी से अगर थोड़ा अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं तब भी मैं कुछ और काम करूँगा लेकिन फ़ोन नहीं चलाऊँगा? जी, तो पहली बात तो मेरा जो सेल्फ कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम रहता था, तो इसीलिए मैं जब घर से दूर था और मेरे पास में सिर्फ एक ही टाइप का फ़ोन है तो वो चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट होकर स्मार्टफोन इस्तेमाल करूँ। तो इसलिए मुझे खुद को अगर एंगेज करना है स्टडीज़ के बाद में, अगर मुझे खुद को फ्रेशन अप करना है तो उसके लिए मैं दूसरी चीज़ें ढूंढता था। मैं अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था। मतलब मैं उनको फुल टाइम तो नहीं करता था, लेकिन कभी अगर मुझे ऐसा ज़रूरत लगी कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो मैं जैसे मुझे गाना गाना पसंद है तो मैं थोड़ा सा कुछ गा लेता था। कभी टेस्ट के बाद में थोड़ा सा समय मिला तो 1 आध घंटा
सब चीज़ें मेरे माइंड को फ्रेश कर देती थी। तो आपने हॉबीज़ का जिक्र किया यहाँ पे, गाना आप गा लेते थे, उसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? मैं गाना गा लेता हूँ और स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ और अभी रिसेंटली मैंने बुक्स पढ़ना भी शुरू किया है, जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक्स हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। ओके, तो आप कौन से गाने पसंद करते हैं? मैं क्लासिकल सिंगिंग करना पसंद करता हूँ। ओके, कब से सीख रहे हैं आप ये? जब मैं 4 साल का था तब से। तो आप हमें सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुना सकता हूँ। तो ये एक बंदिश है राग अहीर भैरव की, मैंने सीखा था कुछ सालों पहले। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, मन रंग नित पायो रे, मन रंग नित पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला 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 सजन आयो रे। इतना अच्छा आपने सीखा। आपकी फैमिली में कोई और भी है जिन्हें म्यूजिक से लगाव है, या आप खुद अकेले हैं जिन्हें आपको लगता है कि मुझे राग सीखना गाना अच्छा लगता है? लगाव मेरी जितनी भी हॉबीज़ है उसमें मेरे पिताजी को है, लेकिन वो कभी परस्यू नहीं कर पाया उसको, क्योंकि वो बहुत ही छोटी एज से बिजनेस वगैरह में एंगेज हो गए थे। तो वो चाहते थे कि ये जो चीज़ें रहती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली वो मैं करूँ, और उनकी वजह से ही मुझे सिंगिंग वगैरह उन्होंने ही मुझे शुरू करवाया। इवन पढ़ाई का भी उनका इतना बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं और वो सब उनके खुद ही रिसर्च करके बताते हैं। और मुझे लग भी रहा है आपसे बातें करके ना कि आप बखूबी उन्हें पूरा कर रहे हैं, जो भी आपकी पेरेंट्स की आपसे उम्मीदें हैं, जो भी आपकी फादर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। तो वो चाहते थे, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते थे आप, तो आप डॉक्टर बन रहे हैं, और बहुत सारी हॉबीज़ पर्सनैलिटीज़ डेवलपमेंट को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, तो वो चाहते हैं कि अगर वो नहीं कर पाए तो उनका बेटा वो सारी चीज़ें करे। और वाकई कृष्णमूर्ति आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम का जब दिन आता है तो सबको धक धक तो होती है कि इतने दिन का मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं अप एंड डाउन ना हो जाए। तो एग्ज़ाम जिस दिन मतलब एग्ज़ाम था उस दिन आपका क्या रूटीन रहा, और जब आप एग्ज़ाम मतलब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वो क्या पैटर्न था, क्या कैसा आपको लगा कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले मुझे ध्यान देना है, और वो सारी स्ट्रेटेजी कैसी थी? एग्ज़ाम के दिन तो मैं नींद पूरी लिया। सबसे पहले मैं 4 बजे नहीं उठा, मैं आराम से सोया, 7 बजे के करीब उठा मैं, ताकि मुझे बाद में नींद ना आए। उठने के बाद में नॉर्मल जो रूटीन रहता है, फ्रेशन अप होना, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा इधर गार्डन वगैरह मेरे घर के पास में है वो देख लिया थोड़ा सा, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा कुछ लाइट खाना खा लिया 10 बजे के अराउंड सुबह। उसके बाद में मैं फिर से एक नैप ले लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद में थोड़ी नींद आती है। और उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे मैं एग्ज़ाम के सेंटर पे चला गया। फिर सेंटर पे एक बार आप अंदर जाते हैं तो आपके साथ में वो सारी प्रोसीजर्स होती है, फ्रिस्किंग वगैरह। उसके बाद में आप अंदर जाके सिर्फ बैठ जाते हैं क्लास में बेंच पे, तब बोर होता है, तब कुछ नहीं करते, तब सिर्फ आप घड़ी को देखते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं। तो वो बोरियत में मैं बस सोच रहा था कि पेपर जब आएगा तब मुझे क्या करना है। मुझे अच्छा, एग्ज़ाम में आने से पहले कुछ पढ़ के नहीं आए थे, एकदम रिलैक्स कि? मैंने एकदम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी, जो एकदम मैंने कुछ चीज़ें लास्ट दिन के लिए निकाल के रखी थी कि भाई मुझे ये जल्दी पढ़ना है। हाँ, मतलब ये
ये रिवाइज कर लेते हैं, ये थोड़ी कम याद रहती है, तो एग्ज़ाम के दिन पढ़ लेंगे तो कुछ घंटे तक याद रह जाएगी। तो मैंने उतना ही रिवाइज़ किया, लेकिन ज़्यादा पढ़ा नहीं मैं, क्योंकि फिर वो पढ़ेंगे और उसमें कुछ पता चला कि ये अपने को नहीं आता है, तो थोड़ा सा और डिमोटिवेशन आ सकता है। तो एग्ज़ाम शुरू हुई 2 बजे, पेपर हमें मिल गया, और उसके बाद में एक बार जब पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो वो फ्लो में मतलब समझ में ही नहीं आया कि हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। तो मेरे एक वो रूटीन ही बन गया था कि भाई टेस्ट दे रहे हैं तो बस क्वेश्चन देखना है, टिक करना है, OMR भरना है, और फिर वो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब नॉर्मल टेस्ट जैसा ही लग रहा था मुझे, तो मुझे उसमें कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं आया। फिर 3 घंटे 20 मिनट का पेपर रहता है, मैंने 3 घंटे 15 मिनट में उसको फाइनल OMR का बबल भरा, और उसके बाद में जो 5 मिनट थे जिसमें मैं खाली बैठा था, उसमें मैं बस वो एड्रेनलिन एक आ रहा था कि भाई बस अब एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब सेंटर के बाहर जाऊँगा। एक बार रीचेक नहीं किया, जैसे आपने कहा कि वो टाइम मिला तो एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ जल्दी जल्दी कि मैंने सब सही नहीं, मैं मेरी पेपर सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो ऐसी थी कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ता था फिर मैं उसका ऑप्शन टिक करता था, और मैं तभी उसका OMR भी भर देता था, उसका बबल भर देता था। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देता था, 4-5 बार पढ़ता था, 2 बार सॉल्व करके देखता था, तभी कि भाई मैं एक ही बार कर रहा हूँ, इस पर गलत नहीं होना चाहिए, ये कोई ऐसी चीज़ की वजह से जो प्रिवेंटेबल थी। तो इसलिए मुझे पूरा टाइम लग जाता है। मैं पेपर एक ही बार सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो एक बार में ही वो मल्टीपल टाइम्स रीड करना और मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना। हाँ, मतलब जल्दबाजी नहीं, एक बार ही उसे अच्छे से पढ़ के और उसके बाद में जी OMR सीट कंप्लीट करना। ओके, तो कृष्णमूर्ति आप अकोला से हैं और अभी फिलहाल आप एलन नागपुर में स्टडी करते हैं। तो एलन नागपुर की अगर हम बात करें तो क्या बात आपको सबसे ज़्यादा खास लगती है? सबसे ज़्यादा खास मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट लगता है। उन्होंने वहाँ पे सेल्फ स्टडी की जो अरेंजमेंट्स रहती है स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट आके पढ़ सकता है एलन में आफ्टर क्लासेस या बिफोर क्लासेस, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर पे शायद वो एनवायरनमेंट ना रहे, शायद उतनी स्पेस ना मिले बच्चों को पढ़ने के लिए, और वो जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, सब बच्चे आसपास के पढ़ते हुए दिखते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन आता है कि हमने पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई सेल्फ स्टडी की अरेंजमेंट मिल रही है। मैं पूरा दिन एलन में ही रहता था, जब जितना टाइम मैं नागपुर में रहा मैं मोस्टली एलन में ही रहता था। मैं संडेज को भी चला जाता था, वहाँ पे टेस्ट हो गई फिर उसके बाद में फिर कोई क्लास में जाके बैठ जाओ तो पढ़ते रहो, तो उससे एक लिंक बनी हुई रहती थी, बोर भी नहीं होता। ओके, तो मतलब सेल्फ स्टडी वाली बात कह सकते हैं कि एलन नागपुर की आपको सबसे खास लगी। जी बिल्कुल। ओके, तो इंट्रो में मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जो बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें लास्ट में आप कुछ कह दीजिए। देखिए, सबसे मेन इस एग्ज़ाम में है माइंडसेट, जो स्टूडेंट का भी होना चाहिए और एक पेरेंट का भी होना चाहिए स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, और वो माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए ही एलन का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो फैकल्टीज़ है, इवन जो हेल्प नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से मिलती है हमको, जो मटेरियल अवेलेबिलिटी रहती है, वो बहुत अच्छा एक एलन की तरफ से प्रोविजन हमें मिला है। और जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी रही, जब आप इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो आपको आउटपुट दिखेगा ही उसका। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो आउटपुट आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और इफेक्टिव स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है माइंडसेट, आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए, और जो अप्स एंड डाउन्स है उसको हैंडल करना चाहिए। और एग्ज़ाम होने के बाद में जो फीलिंग रहती है, जो अच्छा रिजल्ट आता है, फीलिंग बहुत अच्छी रहती है। तो आपको जितना भी पेन हुआ है, जितनी सफरिंग हुई है, वो सब आप भूल जाते हैं। आपको लगता है कि भाई वो सब वर्थ था जो मुझे मिला है उससे। चलिए कृष्णमूर्ति, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कृष्णमूर्ति हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम जर्नी अपनी हमारे साथ शेयर करी, उन्होंने बताया लाइफ में किस तरह से अप एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और आज ये मुकाम हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कृष्णमूर्ति से काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में और भी बेहतरीन